नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा हिंदी सम्मान न्यूज़ से। चूँकि आप सब जानते हैं कि हम लोग जनरल लोगों की समस्याओं से लेकर के और लोगों को क्या-क्या फ़ायदा है और उनके भविष्य के बारे में क्या-क्या योजनाएँ बनती हैं, बीमा सेक्टर से लेकर के, बैंक सेक्टर से लेकर के और तरह-तरह की जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के हम लोग आते हैं। उसी सिलसिले में आज हम एक बीमा विशेषज्ञ से श्री अजय त्रिपाठी जी बीमा विशेषज्ञ हैं। उनसे बीमा सेक्टर के बारे में, बीमा के बारे में जानकारी लेंगे ताकि आम जनता हमारे इस चैनल के माध्यम से कौन-सी बीमा अच्छी है और किसको लेना चाहिए, मतलब बीमा के बारे में हम इस विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे ताकि आम जनता को कुछ फायदा हमारे इस चैनल के माध्यम से हो सके। सबसे पहले तो अजय जी आपका स्वागत है हमारे इस हिंदी संवाद न्यूज़ चैनल में धन्यवाद। और आपने अपना समय दिया उसके लिए हिंदी संवाद आपको थैंक यू कर रहा है। एक प्रश्न हमारे आपसे शुरुआत कर रहे हैं कि क्या आम जनता का पैसा निजी जीवन बीमा कंपनी में सुरक्षित है? जी हाँ, पूरी तरीके से सुरक्षित है। पहले तो ये समझना होगा कि जितने भी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस हैं, वो सारी भारत सरकार द्वारा जो गवर्न्ड बॉडी है आईआरडीएआई, उसके द्वारा संपादित होता है। तो उसमें कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें लिखा गया है कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आईआरडीए है, हर क्वार्टरली हम लोग से पूरी रिपोर्ट माँगती है और चेक करती है कि हम लोग क्या कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही किसी कंपनी से, और हर पूरी तरीके से जाँच जाँच की जाती है और कई बार ऑन साइट इंस्पेक्शन भी करती है, जिससे जिससे जनता का जो पैसा है वो सुरक्षित जगह लगा है। कभी इन केस अगर कंपनी को कुछ होता है तो क्या कंपनी इस पोज़ीशन में रहेगी कि वो पैसा सारे जो भी सम्मानित जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको दिया जा सकता है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से सुरक्षित है। सारा पैसा भारत सरकार प्रतिभूति में इन्वेस्टेड है और थोड़े बहुत जो ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज़ उसमें इन्वेस्टेड है। क्योंकि आप एक बीमा विशेषज्ञ हैं और आपने आईआरडीए की बात किया है, तो आईआरडीए की मुहिम इंश्योरेंस में पेंटेरेशन को 6% से अधिक 2027 तक बढ़ाने की बात की है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे हम ना कि भारत में, अगर हम पूरे विश्व में पटल में देखें तो शायद पेनिट्रेशन भारत से थोड़ा-सा ज़्यादा ही है। और हमारे सरकार की ये जो नि हमारा जो भारतीय जो इल्डा जो हमारा है रेगुलेटरी बॉडी, उसका एक सपना है कि घर-घर इंश्योरेंस होता रहे। तो उसी मुहिम को तेज़ करते हुए इन्होंने सारी कंपनीज़ को आगे आने के लिए कहा गया है। और इसी दिशा में भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा कदम उठा है, जिसे पीएमजेजेबीवाई या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। जिसकी वजह से सारे जितने भी बैंक में सम्मानित ग्राहक होते हैं, उनको क्या कहते हैं कि जीवन बीमा कम से कम 2 लाख रुपए का जीवन बीमा उन सबको मिल सके। उसके लिए प्रीमियम भी जो है भारत सरकार निर्धारित करती है और इंश्योरेंस कंपनी उसी प्रीमियम को चार्ज करके बाकी सबको जीवन बीमा देती है। और 6% की जो मुहिम है, जो सपना है, जो देखा गया है, मुझे लगता है कि ये जो स्कीम चल रही है, ये बहुत एक मील का पत्थर साबित होगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। और 6% क्या, मैं तो कहता हूँ शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ के हम ये चीज़ इससे बढ़कर भी भारत में इस चीज़ को देखा जा सकता है। अच्छा, किस तरह का जीवन बीमा उत्पाद एक आम आदमी को लेना चाहिए? इसके बारे में आप देखिए, जीवन बीमा उत्पाद लेने का जो हम कहते हैं कि जो सोच हमारे दिमाग में उपजती है, उसके पहले तो अपना खुद की हमारी आवश्यकताएँ क्या हैं, उसके बेसिस पे जीवन बीमा लेना चाहिए। जैसे अब हम सबको मालूम है कि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग कहते हैं कि टर्म एश्योरेंस यानी जिसमें अगर किसी को कुछ हो जाए, कि परिवार के किसी सदस्य को जिसके नाम पे बीमा है, तो उसके नॉमिनी को एक एकमुश्त धन मिल जाता है, या लमसम सम एश्योर्ड जिसे बोलते हैं, वो मिल जाता है। तो वो तो एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि वो एक बहुत बड़ी मददगार एक साबित होता है एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें जो ब्रेड अर्नर होता है अगर वो ना रहे, तो कम से कम उसका परिवार सुचारू रूप से चल सके। बाकी
और भी कई तरीके के जीवन उत्पाद होते हैं, जैसे सेविंग्स होता है। जस्ट लाइक आप अगर समझो तो जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट बैंक में चलता है, पर फिक्स्ड डिपॉज़िट और जीवन बीमा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर फिक्स्ड डिपॉज़िट के केस में अगर इंसान को कुछ हो जाए, तो उसको जो भी ब्याज है सिर्फ़ उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन जीवन बीमा में ब्याज के अलावा उसको पूरा सम एश्योर्ड मिलता है, जो कई गुना रिटर्न हो जाता है उसका, एज़ अ, एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉज़िट। तो जीवन बीमा लेने का सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को जाँच लें कि आपको रिटर्न चाहिए, कि आपको क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन चाहिए, या आपको हेल्थ का कवर चाहिए। और आजकल पता ही है कि जैसे अभी कोविड बीच में निकला, एक महामारी के तौर पे आया देश के सबके सामने एक चुनौती बनकर, तो उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस उसने बहुत अहम योगदान किया, और जो बड़े-बड़े खर्चे थे वो सब भारत की निजी इंश्योरेंस कंपनी और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी से मिलके उठाए हैं, सब जिसने जहाँ से बीमा ले रखा है। तो ये एक सहज, सुलभ और आवश्यक आवश्यकता बनती जा रही है भारत के सभी लोगों के लिए। बहुत अच्छा। हमारे भारत में जीवन बीमा का क्या भविष्य है? इसके बारे में कुछ। अब मैं इसमें तो आप ही की बात कहना चाहूँगा कि जैसे आपने खुद ही कहा कि 6% पेनिट्रेशन करना चाहती है। तो ये 6% पेनिट्रेशन अपने आप में एक भविष्य को काफ़ी सुनहरे पटल की ओर ले जाने के की ओर अग्रसर है। मुझे लगता है कि अगर ये 6% का सपना पूरा हो गया 2027 में, तो हम इससे और आगे भी बढ़ पाएँगे। और मुझे लगता है कि एक चीज़ है, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, जो मुझे लगता है कि विशेषज्ञ माध्यम से मुझे रख देनी चाहिए। जैसे हम सबको मालूम है कि टर्म एश्योरेंस यानी जिसमें पूरा जो पैसा है सिर्फ़ डेथ के केस में मिलता है, उसमें जीएसटी का चार्ज थोड़ा 18% आता है। लेकिन ये क्योंकि एक सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के लिए ये प्लान ऑफ़र होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम इसको थोड़ा-सा आम जनता के लिए भी सुलभ करा सकें। क्योंकि गाँव देहात में हिंदुस्तान में एलआईसी को लोग ज़्यादा जानते हैं, पुरानी कंपनी है। तो चूँकि आप विशेषज्ञ हैं और लोगों को आप बताइए कि कौन-सी जीवन बीमा कंपनी लोगों के लिए बेहतर है? इसके बारे में जनता हिंदी संवाद के ज़रिए राय जानना चाहती है, तो आप कुछ। देखिए, मेरा ये मानना है कि सारी कंपनियाँ ही बेहतर हैं। आप देखिए कि आपको सुलभ सुलभ किसमें हो रहे हैं, आप किस कंपनी की तरफ जा रहे हैं, किसकी सर्विसिंग जब सबसे अहम चीज़ होती है बीमा लेने के बाद उसकी सर्विसिंग। तो आप सर्विसिंग के एस्पेक्ट को ध्यान में रखिए, बाकी सभी कंपनियाँ एक बराबर है, एक ही इनकी गवर्निंग इकाई है, और सब लोग सेम रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होती हैं। तो जब सब कुछ एक ही समतल भूमि पर ही सब उपज रही हैं, तो सीधा सब डिफरेंशिएटर जो होता है सिर्फ सर्विस स्टैंडर्ड होता है। तो आप कंपनी का सर्विस स्टैंडर्ड देखें, किस तरह की सब सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, और मेरे ख्याल से और कौन-सी कंपनी आपके क्या कहते हैं, आपकी इच्छाओं को या आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, ज कि आप नहीं जाना चाहते हैं। आप जैसे प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों में जो डिफरेंस होता है, आप खुद ही चूज़ करते हैं कि आपको सरकारी बैंक में अकाउंट खोलना है कि प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलना है। किस तरह की आपको सुविधा चाहिए, जिस तरह की आपको सुविधा चाहिए, आप उस तरह कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार, या आपके जो घर के नज़दीक हो जिसकी ब्रांच हो, तो आदमी वही चाहेगा कि हमें कम से कम ट्रैवल करना पड़े या हमें कम से कम असुविधा हो किसी भी अपने कार्य को पूरा करने। तो अपनी सुविधा के अनुसार ही आपको जो है कंपनी का चयन करना चाहिए। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और जनरल बीमा को अंतर को आम जनता कैसे समझे? आप इसके बारे में कुछ। देखिए, जैसे नाम में ही लिखा हुआ है, इसमें अपने आप ही एक डिफरेंशिएटर है। जीवन बीमा आपके जीवन के ऊपर है। जनरल जो है, वो जनरल वस्तुओं के ऊपर है, जैसे मोटर इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इस तरह के और स्वास्थ्य बीमा आपके स्वास्थ्य के ऊपर है कि आपको अगर कोई बीमारी होती है, तो आपको इलाज के लिए पैसा समय-समय पे मुहैया कराना, या कैशलेस टाइप का भी होता है हॉस्पिटल, जिससे आपके आपके परिवार के ऊपर कोई वित्तीय बोझ ना पड़े। तो इस तरह से जीवन बीमा आपके जीवन के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए। जनरल आपके साजो-सामान, घर, गाड़ी, मकान, इस सब चीज़ों के लिए। जीवन बीमा में अनक्लेम्ड अमाउंट का क्या होता है? देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि कई लोग मैच्योरिटी होने के बाद भी अपना पैसा लेने नहीं आते। मैं जीवन बीमा की बात कर रहा हूँ, भारतीय जो जीवन बीमा हमारा है, ना कि स्वास्थ्य और जनरल। तो उस केस में क्या होता है कि उनका जैसे मैच्योरिटी हो गई पैसा, और
पैसा लेने नहीं आए या हम लोग काफी कोशिश करते, पूरी इंश्योरेंस कंपनीज अपनी जितना हो सकता है भरसक प्रयास करती है उनको कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं, जैसे बाहर चले गए हो, नहीं कांटेक्ट हो या एड्रेस उनका बदल चुका है, ऐसे केस में वो पैसा जो भी जीवन बीमा कंपनियां उसमें पड़ा रहता है। और सर ये बहुत एक अच्छा रूल है IRDA का, कि जितना भी ब्याज उस पैसे पे कंपनी कमा रही हो, पूरा पूरा ब्याज जो है, जब भी वो पॉलिसी होल्डर मिलेगा उसको वापस करना पड़ेगा पूरे ब्याज के साथ, वो अपने पास कुछ नहीं रह सकती उसका। तो उनका पैसा जो भी है वो अनक्लेम्ड फंड में चला जाता है। जो लोग अपना सही समय पे क्लेम नहीं कर पाते, वो अनक्लेम्ड फंड में चला जाता है और वो पैसा उसमें सुरक्षित रहता है। और एक निश्चित अवधि के बाद, 7 साल जो अवधि दी गई है, निश्चित अवधि के बाद वो पैसा भारत सरकार की प्रतिभूति, जिसे ओल्ड एज फंड बोलते हैं, उसमें ट्रांसफर करना होता है। तो वो वहाँ पे चला जाता है, भारत सरकार के हाथों में चला जाता है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीमा एक्सपर्ट श्री अजय त्रिपाठी जी, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें उम्मीद है कि हिंदी संवाद के ज़रिए जो भी जनता, जो भी दर्शक इसको देखेगी, उसको समझेगी और बीमा की जो भ्रांतियाँ हैं, जीवन बीमा की जो भ्रांतियाँ हैं, उसके मन से निकल जाएगा। आज बस इतना ही। मैं अखिलेश मिश्रा अजय के साथ कहीं और किसी और समय पे और किसी और विशेषज्ञ से आपका मुलाकात कराएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।